हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 6 मलहर एनसीईआरटी न्यू हिंदी बुक के चैप्टर 1 मातृभूमि के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मातृभूमि का जो रीडिंग है और एक्सप्लेनेशन है वो हमने कर दिया है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो और फिर ये वाली वीडियो देखिए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखिए पार्ट से, पेज नंबर 3 पार्ट से। ठीक है, पार्ट से हम क्या देखेंगे, आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। उसके बाद है पहली, मेरी समझ से। क्वेश्चन नंबर क, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। नीचे दिए गए जो भी क्वेश्चन है उनके जो भी आंसर होगा उस पे हम ऐसे स्टार बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी महासागर के हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? चरण, वंशी, हिमालय और सिंधु। इसमें से कौन सा होगा? इसमें से आंसर होगा सिंधु। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो हमारे जो प्राचीन नाम है, हिंद महासागर का जो प्राचीन नाम है वो है सिंधु महासागर। ठीक है, जो कि प्राचीन भारतीयों द्वारा रखा गया था। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है या फिर भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। इनमें से कौन सा होगा? भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हमारे कवि है सोहन लाल जी, उन्होंने भारत के पर्वतों के बारे में बताया, नदियों के बारे में, वृक्षों के बारे में, मलय पवन के बारे में बताया, घनी अमराइयों के बारे में बताया। तो ये सब से हमें ये पता चलता है कि उन्होंने जो प्राकृतिक सुंदरता है उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की है। ठीक है, उन्होंने उस पर बहुत ज्यादा मतलब चीजों को एक्सप्लेन किया है ना, इसलिए। उसके बाद है प्रश्न नंबर ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। मैंने बता दिए इसके आंसर तो मैंने अभी बता दिए, सब बताते बताते। ठीक है, सो नाउ मिलकर करें मिलन। अब हम मिलन करेंगे, मतलब मैचिंग करेंगे। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके साथ हमें राइट साइड में जो कॉलम है, अर्थ या संदर्भ, उसके साथ हमें मिलन करनी है। ठीक है, तो हम देखेंगे हिमालय। हिमालय किसके साथ जाएगा? ये रहा, भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। ठीक है, तो हिमालय क्या होगा? हिमालय होगा ये। हम यहाँ पे 1 लिखेंगे ताकि ये जो पेज है ये ज्यादा अनटाइडी ना हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, त्रिवेणी। त्रिवेणी क्या होगा? त्रिवेणी होगा, एक सेकेंड, 3 नदियों की मिली हुई धारा, संगम। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, त्रिवेणी का मिलन। ठीक है, इसके साथ 4, 1 को हम मिलाएंगे 10 से, 2 को हम मिलाएंगे 4 से। ठीक है, मलय पवन। मलय पवन क्या होगा? मलय पवन होगा दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। ठीक है, नंबर 3, ये अब है सिंधु।
सिंधु क्या होगा? समुद्र, एक नदी का नाम। ठीक है, दिस विल बी 4। गंगा यमुना, गंगा यमुना क्या होगा? भारत की प्रसिद्ध नदियां, नंबर 5। उसके बाद रघुपति, रघुपति क्या होगा? रघुपति श्री रामचंद्र का नाम, एक नाम दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र का और एक नाम था क्या? रघुपति। ठीक है, दिस विल बी 6। उसके बाद है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण क्या होगा? वसुदेव के पुत्र वासुदेव। ठीक है, श्री कृष्ण 7। उसके बाद सीता 8, जनक की पुत्री जानकी। ठीक है, दिस विल बी 8। सीता की और एक नाम थी, वो है जानकी। गीता, गीता होगा ये एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद है जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। ठीक है, तो ये होगा 9। ठीक है, उसके बाद है गौतम बुद्ध, एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म का प्रवर्तक। दिस विल बी 10। मैं दूसरे जो अंक है उसके साथ मैं मैचिंग कर देती हूँ एक बार। हिमालय होगा, अगर हम देखें तो हिमालय होगा यहाँ से, मैं इसका थोड़ा सा कलर बदल देती हूँ, एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, हिमालय के साथ होगा ये हिमालय के साथ होगा ये। और उसके बाद है त्रिवेणी, त्रिवेणी के साथ होगा ये 3 नदियां। मलय पवन, मलय पवन होगा 6। ठीक है, उसके बाद सिंधु, सिंधु होगा सिंधु, सिंधु समुद्र, गंगा यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियां। उसके बाद है रघुपति, श्री राम का एक और एक नाम श्री कृष्ण, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, सीता जनक की पुत्री जानकी, गीता एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, और गौतम बुद्ध एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म का प्रवर्तक। ये रहे हमारे मैचिंग कंप्लीट। ठीक है, अब क्या है? अब है पंक्तियों पर चर्चा। ठीक है, कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूहों में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। ये जो लाइन है, इसका जो भावार्थ है, इसका क्या मतलब है, उसे हमें जानना है। क्यों कहा कवि ने ऐसा, तो इसे हमें लिखना है। ठीक है, तो इसका जो है वो मैं आंसर नोट में दे दिया, आप यहाँ पे इसे लिख सकते हो अपनी कॉपी में। कवि ने भारत को युद्ध भूमि मेरी कहा क्योंकि भारत की भूमि सदा संघर्ष की भूमि रही है। यह हमें हर तरह की अभाव, अज्ञान और दुख से लड़ना सिखाती है। कवि भारत को बुद्ध भूमि कहा क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भारतीयों को प्रेम, दया एवं अहिंसा का संदेश दिया ताकि भारत में अखंडता ना रहे। आत्मसम्मान व आंतरिक लगाव के कारण कवि इसे मातृभूमि की संज्ञा देता है। अंत में कवि इस पावन धरती को
जन्मभूमि कहा, क्योंकि वह इसी धरती पर जन्मा है और उसे भारत की गौरवमयी धरती पर जन्म लेने पर अत्यधिक गर्व है। मतलब क्या, यहाँ पे कवि ने भारत को युद्ध भूमि कहा क्योंकि जो भारत की भूमि है वो हमेशा से संघर्ष की भूमि रही है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमें संघर्ष करनी पड़ती है, कभी अभाव के लिए, कभी अज्ञान के लिए, कभी दुख के कारण हमें हमेशा से लड़के ही अपने आप को फिर आगे ले जाना पड़ता है। तो ये एक संघर्ष भूमि हुई। उसके बाद क्या है, बुद्ध भूमि। यहाँ पे बुद्ध भूमि क्यों, यहाँ पे जो महात्मा बुद्ध थे वो यहाँ पे जन्म लिए। उन्होंने फिर यहाँ पे प्रेम, दया और अहिंसा का हमें जो ज्ञान है उन्होंने फिर वो दिया कि ये सब हमें फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारा जो भारत है वो एक साथ रहे। ठीक है, यूनिटी रहे बेसिकली। आत्मसम्मान व आंतरिक लगाव के कारण इसे मातृभूमि, मातृभूमि क्यों कहा कि यहाँ पे ये एक भूमि है जहाँ पे हमें मतलब माँ का प्यार मिलती है। इस भूमि से हमें माँ का प्यार मिलती है, एक माँ जैसी लगाव है इस भूमि के साथ, तो इसलिए एक मातृभूमि भी है। और ये जन्मभूमि क्यों है, जन्मभूमि क्योंकि कवि ने यहाँ पे जन्म भी लिया था उन्होंने, और उनको इस भारत देश के लिए बहुत गर्व महसूस होती है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखेंगे सोच विचार के लिए। सोच विचार के लिए क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे आंसर कर दिए, यहाँ से देखते हैं सोच विचार के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोयल कहाँ रहती है, कोयल कहाँ रहती है, आंसर कोयल अमराइयों में रहती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, तन मन कौन संवारती है, आंसर बहती मलय पवन हमारा तन मन संवारती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, झरने कहाँ से झड़ते हैं, आंसर झरने पहाड़ियों से झड़ते हैं। ठीक है, नंबर 4, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, आंसर श्री कृष्ण ने मधुर बंसुरी बजाकर सबका मन मोह लिया और गीता का संदेश भी दिया। दिया, एक्चुअली दिया था होगा, ठीक है, ये दिया था। उसके बाद नंबर 5, गौतम ने किसका यश बढ़ाया, आंसर गौतम ने भारत का यश बढ़ाया, पूरे संसार को अहिंसा, दया और करुणा का संदेश दिया, प्राणी जगत में सभी से प्रेम करो संदेश दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ख, ये रही क के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। उसके बाद है ख, नदियां लहर रही है, पग पग ठहर रही है। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोड़ा, मौज, उमंग, वेग, जोश। ठहर का अर्थ होता है बिखरना, चितराना, छिटकाना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहाँ 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 छटा चहर रही है, कहाँ कहाँ छटा चहर रही है। उत्तर देखिए, नदियों के किनारे पर ऑब्वियसली अगर छटा चढ़ेगी तो ऑब्वियसली किनारों पर ही चढ़ेगी। तो नदियों के किनारों पर नदी में तेज लहर आने पर जल दूर दूर तक फैल जाता है और नदी तेज वेग में हिलोड़े लेकर आगे बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ख के क्वेश्चन नंबर 2, किसका पानी लहर रहा है, आंसर गंगा, यमुना और त्रिवेणी। गंगा, यमुना एवं सरस्वती का संगम स्थल में पानी हिलोड़े लेकर उमंग, जोश एवं मस्ती से आगे बढ़ता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर, अब हेडिंग क्या है, अनुमान या कल्पना से।
अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर क। अमराइया घनी है, कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी? किसे पुकार रही होगी? कैसे पुकार रही होगी? 3 क्वेश्चन दिए गए। पहला उत्तर, पहले क्वेश्चन के उत्तर, कोयल वसंत ऋतु के आगमन पर पुकार रही होगी। ठीक है, उसके नेक्स्ट पार्ट पे है किसे पुकार रही होगी। तो पैरा चेंज करके नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे, कोयल प्रकृति को पुकार रही होगी। वे मानो प्रकृति की सुंदरता का गुणगान कर रही होगी। ठीक है, उसके बाद है, कैसे पुकार रही होगी? कोयल मधुर स्वर में पुकार रही होगी। कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ख। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। पवन इस किसका तन मन संवारती है? वह ये कैसे करती है? आंसर, पवन प्रकृति के हर जीव का तन मन संवारती है। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। वह ये कैसे करती है? कैसे करती है जब आएगा तब ये लिखेंगे। जब पैरा चेंज करके, जब मलय पर्वतों से ठंडी सुगंधित पवन बहती है तो ये अपने स्पर्श से हमारे शरीर का ताजगी हमारे शरीर को ताजगी से भर देती है और मन को सुकून का अनुभव कराती है। ठीक है, इस हवा की कोमलता और उसकी मिठास हमें तनाव से मुक्त कर देती है। वह पवन पेड़ पौधों, फूल, पशु पक्षियों और समस्त जीव जगत को भी ताजगी और जीवन का संचार करती है। इस प्रकार ये पवन प्रकृति के हर कण को संवारते हुए जीवन को सुंदर और आनंदमय बना देती है। दिस विल बी द आंसर। इसको पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा सा आंसर बड़ा है, सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ शब्दों के रूप। ठीक है, शब्दों के रूप में है क्या? नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली, पग पग छहर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं। इनके अर्थ लिखिए। पहला जोड़ क्या दिया गया है? घर घर। घर घर का मतलब हर घर या प्रत्येक घर। उसके बाद क्या दिया गया? बाल बाल। बाल बाल का मतलब क्या है? बाल बाल का मतलब है बहुत करीब से या मुश्किल से। ठीक है, उसके बाद क्या है? सांस सांस। सांस सांस में हर सांस में या लगातार। उसके बाद क्या दिए गए? देश देश। देश देश मतलब हर देशों में या सभी देशों में। ठीक है, नाउ पर्वत पर्वत मतलब हर पर्वत या सभी पर्वत। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ख। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। संकेत: तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल, यज्ञ, रंग, रन, सिद्ध। देवभूमि, जैसे कि देव से हम देवभूमि बना सकते हैं। देवभूमि मतलब जहाँ पे देवता रहते हैं। ठीक है, मरुभूमि, मरुभूमि मतलब डेजर्ट एरिया। ठीक है, मरु से हम मरुभूमि बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जन्म। जन्म जन्म क्योंकि जन्म लिया है हमने, यहाँ पे हम सब ने इस भूमि में जन्म लिया तो ये जन्मभूमि भी है। उसके बाद यज्ञ भूमि। यज्ञ मतलब जहाँ पे कोई यज्ञ हो रही है। ठीक है, तो वो है यज्ञ भूमि। और भारत, भारत ये हमारा भारत है।
ये भूमि जो जगह है वो भारत की जगह है, तो ये भारत भूमि भी, ठीक है ना। और उसके बाद है रणभूमि, जहाँ पे लड़ाई हो रही है, जहाँ पे वॉर चल रही है, तो ये एक रणभूमि भी है। बाकी हम इसे तप भूमि भी कह सकते हैं, कर्म भूमि भी कह सकते हैं, कर्तव्य भूमि, मलय भूमि, क्योंकि मलय पर्वत इधर है, मल भूमि जहाँ पे मल युद्ध हो रही हो, रंग भूमि भी कह सकते हैं, सिद्ध भूमि भी कह सकते हैं, जहाँ पे सिद्ध पुरुषों ने जन्म लिया है। ठीक है, तो भूमि के साथ जोड़कर कोई 6 नए शब्द बनाने थे, तो मैंने ये 6 शब्द बनाए, आप कुछ और भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है थोड़ा भिन्न, थोड़ा समान। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दया दिखाया, दिया दिखाया। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिसमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा, घड़ी। आंसर देखिए, चांद, चांदी, घट, घाट, चना, चीन, मेला, मैला, दान, देन। ठीक है, पाठ से आगे आपकी बात। क्वेश्चन नंबर क, इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं? वह स्थान आपको कैसा लगता है? उस स्थान की विशेषताएं बताइए। यहाँ पे भारत की जो सुंदर वर्णन की गई है कवि के द्वारा, तो यहाँ पे कह रहे कि आप जिस जगह पे रहते हो उस जगह के बारे में बताइए, उसकी सौंदर्यता के बारे में बताइए, ताकि हमें भी पता चले। ठीक है, तो क्योंकि मैं भारत के पूर्वी भाग में रहती हूँ, मतलब ईस्ट में रहती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे ईस्ट के हिसाब से लिख रही हूँ। जो भी लोग ईस्ट से वो लिख सकते हैं, और बाकी जो भी ईस्ट से नहीं है, मैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में एक अलग से दे दूंगी, मतलब हर जगह का, मतलब ईस्ट हो गई, नॉर्थ हो गई, साउथ हो गई, दक्षिण, पश्चिम, सारी साइड की जो है, बाकी जो 3 साइड की है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी जो आंसर है वो मैं दे दूंगी। इस पर्टिकुलर आंसर का आंसर मैं दे दूंगी, अगर आप चाहो तो आप वहां से अ, लिख सकते हो आंसर। ठीक है, पर्टिकुलर इस आंसर की, मतलब इस क्वेश्चन की आंसर मैं दे दूँ। यहाँ पे सिर्फ मैंने पूर्वी भाग का दिया है। मैं भारत के पूर्वी भाग में रहता हूँ या रहती हूँ, आप अगर लड़की हो तो रहती हूँ लिखना, रहती हूँ। ठीक है, ये स्थान मुझे बहुत अच्छा या अच्छी लगती है। ठीक है, अगर आप अगर यू आर अ गर्ल तो अच्छी, अच्छी का स्पेलिंग ये है, अच्छी लगती है, क्योंकि नंबर 1 प्रकृति, प्रकृति हमें यहाँ पे कहा गया है कि प्रकृति में संकेत, हिंट में क्या दिए गए, प्रकृति के बारे में कहना है, खान पान के बारे में कहना है, जलवायु और प्रसिद्ध स्थान के बारे में कहना है। तो प्रकृति हम देखेंगे, सुंदर वन, चाय बागान, नदियां देखने को मिलती है। ठीक है, अब खान पान पे आते हैं। खान पान पे क्या, मछली के व्यंजन, रसगुल्ला, मिष्टी दोई जैसे स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे पूर्वी भाग पे यही मिलते हैं। जैसे पूर्वी भाग में आ गया कोलकाता, तो जो कलकत्ता है, कलकत्ता में यहाँ पे रसगुल्ला, मिष्टी दोई यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो फिर उसके बाद है जलवायु, जलवायु में गर्म और आर्द्र भारी वर्षा वाला मौसम रहता है। ठीक है, उसके बाद है प्रसिद्ध स्थान, प्रसिद्ध स्थान में क्या, जगन्नाथ मंदिर पुरी, कोणार्क सूर्य मंदिर, विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, हिल स्टेशन दार्जिलिंग जैसे प्रसिद्ध स्थान देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप पूर्वी भाग से, मतलब ईस्ट साइड से हैं, तो आप ये आंसर लिखिएगा। अगर आप दूसरे कई जगह से है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगी, बाकी 3 साइड के। ठीक है,
तो आप वो देख लीजिएगा। नंबर ख, क्वेश्चन नंबर ख, अपने परिवार को के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए। उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है? उत्तर, मेरे परिवार में मुझे मेरे पिताजी सबसे अच्छे लगते हैं। उनकी निम्नलिखित बातें मुझे अच्छी लगती है। नंबर वन, वे सदा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते हैं। ठीक है। नंबर टू, प्रातः लंबी सैर पर जाते हैं ताकि स्वस्थ रहे। नंबर थ्री, देसी खाने देसी खाना खाते हैं। उन्हें पश्चिमी सभ्यता के व्यंजन पसंद नहीं है क्योंकि वे पौष्टिक नहीं होते। नंबर फोर, वे समाज सेवी है। अपने कार्यालय के कार्य के बाद समाज सेवी कार्य करते हैं। नंबर फाइव, परिवार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। नंबर सिक्स, अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। नंबर सेवन, परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं, मतलब पूरा कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, पूरा कोशिश करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, ये भी लिख सकते हैं। किसी भी कार्य को करने से पूर्व पहले भली भांति विचार करते हैं। ठीक है। उसके बाद है वंशी से। वंशी से, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं। ये मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं। इनमें इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के नीचे लिखिए। शब्द जाल यहाँ पे बनाई दी गई है। अगर आपने अपनी बुक पे ये कर सकते हो। जैसे कि ये पहला है शहनाई। ठीक है। उसके बाद है नाद। उसके बाद है भकोड़ा। ठीक है, भकोड़ा। उसके बाद है अलगोजा। उसके बाद है बंसूरी। उसके बाद है शंख। उसके बाद है वेन। ठीक है। और उसके बाद है शिंगी। ये रही अलगोजा। ये अलगोजा की पिक्चर है। ये है बीन। ये बंसूरी, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा इधर से नीचे से। ये है शिंगी और ये है शहनाई। ये है नाद। ये है भगोड़ा। उसके बाद है शंख। ठीक है। उसके बाद है आज की पहेली। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं। आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों का को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए पहले ही बना दिया है। ये एक शब्द जाल है जहाँ पे आपको कोई भी मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। ठीक है। तो हम देखेंगे पहला, जैसे कि स म ह ग र। तो यहाँ पे महासागर बनाया गया। ठीक है। उसके बाद है ह म य ल। तो यहाँ से हम क्या बनाएंगे? हिमालय। नंबर 4 ग ग। इससे क्या बनेगा? गंगा। नंबर 4 भ त र। इससे क्या बनेगा? भारत। 5 ल क य। इससे क्या बनेगा? होयल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 व न प। इससे क्या बनेगा? पवन। ठीक है। सांझी समझ में अपनी मातृभूमि कविता को भी पढ़ा और वंदे मातरम को भी। अब कक्षा में चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि इन दोनों में कौन कौन सी बातें एक जैसा है और कौन कौन सी बातें कुछ अलग है। उत्तर, एक सेकेंड, इससे पहले मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने ये कंप्लीट किया।
उसके बाद हमने नदिया लहर ये कंप्लीट किया, कविता की रचना ये भी हमने किया है, मिलन हमने किया है। ओ अच्छा, ये मिलन मिसिंग है, एक सेकेंड, ये मिलन भी मैं करवा देती हूँ, एक सेकेंड। वे जन्मभूमि मेरी, ये कहाँ से क्या मैच होगा यहाँ से? आ, यहाँ मैंने उस भूमि पर जन्म लिया, वह मेरी, अच्छा, वह मातृभूमि, मैंने इस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में, वहां जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधे के बीच प्रसन्नता से गीत गा रही है। ठीक है। अमराइयां घनी है कि कोयल पुकारती है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आम के घने उद्यान है जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रही है। ठीक है। ये बुक में ये वाला पेज नंबर 6 में ये जो मैचिंग है ये कंप्लीट नहीं हुई थी, क्या आप देख लीजिएगा। उसके बाद है अनुमान या कल्पना से, ये हमने कर दिए। ठीक है। शब्दों के रूप में भी ये हमने कर दिया, जैसे कि ये घर घर हमने किया था, इसके वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, ये सब हो चुके हैं। और बुद्ध या युद्ध भूमि ये हमने कंप्लीट कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो। उसके बाद है थोड़ा भिन्न थोड़ा समान, ये भी हमने कर दिया है, दया और दिया, और इसके घड़ा घड़ी की जो मात्रा, एक मात्रा बदल देने से जो पूरा वर्ड बदल जाता है, वो वाला। उसके बाद है पार्ट से आगे, ये भी हमने कर दिया, ये अभी वंशी से हमने किया। ठीक है, ये जो शहनाई वाला, ये जो था शहनाई, मैं दूसरी बार करा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। बांसुरी। ठीक है। उसके बाद है बीन, उसके बाद है शींगी, उसके बाद है नाद, उसके बाद है शंख। ठीक है। उसके बाद है हकोड़ा। ठीक है। उसके बाद है अलगोजा। ठीक है। ये है ये है हमारा अलगोजा, ये मैंने कर दिया है, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, पहले ही करवा दिया। ये आज की पहली हमने अभी किया है। उसके बाद है झरोखे से हम ये थोड़ा सा पढ़ेंगे। आप अपने विद्यालय में वंदे मातरम गाते होंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया है। ये गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। भारत में इसका स्थान जन गण मन के समान है। ठीक है, जन गण मन के समान है। क्या आप इसका अर्थ जानते समझते हैं? आइए आज हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर समूह में चर्चा करेंगे। इसका अर्थ समझते हैं। क्या है पहले? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलम सुफलम। इसका मतलब क्या है भावार्थ? हे माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम जल से भरी हुई हो, फलों से परिपूर्ण हो। मलयज शीतलम, तुम्हें मलय से आती हुई पवन शीतलता प्रदान करती है। शस्य श्यामलम मातरम, तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय माता हो। वंदे मातरम, हे माता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, जिसकी रमणीय रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश शोभ शोभायमान करता है। ठीक है। उसके बाद है फुल कुसुमित द्रुमदल शोभनी शोभिनी, जो खिले हुए फूलों के पेड़ों से सुसज्जित है। सुहासिनीम, सुमधुर भाषिणीम, सदैव हंसने वाली, मधुर भाषा बोलने वाली। सुखदम वरदाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुख देने वाली, वरदान देने वाली माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। उसके बाद है सांझी समझ का जो आंसर है, मातृभूमि कविता भी पढ़ा और वंदे मातरम को भी
अब कक्षा में चर्चा कीजिए और पता लगाएं कि इन दोनों में से कौन कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन-कौन सी बातें कुछ अलग हैं। तो इसका जो आंसर है मैंने अपने नोट में दिया है, दिस इज अ नोट। नोट में हम आंसर को कर दिए हैं। दोनों में निम्न बातें एक जैसी हैं। कौन सी बातें? विषय, दोनों कविताएं भारत माता की वंदना करती हैं और देशभक्ति की भावना व्यक्त करती है। ठीक है। उसके बाद प्रकृति चित्रण, दोनों में भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन मिलता है। भाव, दोनों कविताओं में मातृभूमि के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण का भाव है। संस्कृति, संस्कृति, दोनों भारतीय संस्कृति और विरासत की महिमा का गुणगान करती है। ठीक है। अब दोनों में निम्न बातें कुछ अलग है। क्या अलग है? रचनाकार, रचनाकार के मातृभूमि और वंदे मातरम अलग अलग कवियों द्वारा रचित है। शैली, वंदे मातरम एक गीत है जबकि मातृभूमि एक कविता है। इससे उनकी लय और संरचना में अंतर आता है। ऐतिहासिक संदर्भ, वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखा गया था जबकि मातृभूमि भारत की प्राकृतिक विविधताओं को दर्शाती है। उसके बाद है भाषा, वंदे मातरम मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया था जबकि मातृभूमि हिंदी में लिखी गई है। उसके बाद है विस्तार, वंदे मातरम अपेक्षाकृत लंबी रचना है जबकि मातृभूमि छोटी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद है खोजबीन के लिए नीचे पाठ से संबंधित कुछ रचनाएं दी गई है। इन्हें पुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड्स की सहायता से पढ़े, देखे वे समझे। नीचे जो क्यूआर कोड दिए गई है कहाँ पे, उससे समझना पड़ेगा। नीचे पाठ से संबंधित कुछ रचनाएं दिए गई है, इन्हें पुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड से सहायता से पढ़े। स्वाधीनता की सरगम वंदना के इन स्वरों में न हाथ एक शस्त्र हो, पुष्प की अभिलाषा ये महिमामय अपना भारत। ये जो है ये आपको क्यूआर कोड मिल जाएगी। आप वो क्यूआर कोड से ये पढ़ लीजिएगा। उसमें दिए गए होंगे। यहाँ पे होती है हमारी जो चैप्टर 1 वो खत्म होती है। मातृभूमि, मातृभूमि का क्वेश्चन आंसर्स खत्म होती है। पूरा एक्सरसाइज अच्छे से मैंने सॉल्व करा दिया। कुछ दिन बाद इसके ऊपर वर्कशीट भी आएगी और क्विजेस भी आएगी। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और चैप्टर गोल की भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वो भी देख सकते हैं। उसकी भी बहुत जल्दी क्वेश्चन आंसर्स अपलोड हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।